हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम के लिए 6 नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं गणित के, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा रखा है, जिसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। बाकी मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक मीनार के 5 बिंदु से, ठीक है, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो देखिए दोस्त, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और चित्र बनाऊंगा। एक मीनार है, ठीक है, ये हमारा मीनार है, मैं लिख भी देता हूं यहां पर। क्वेश्चन पढ़ना है और चित्र बनाना है। एक मीनार के 5 बिंदु से भवन, ये हमारा भवन है, भवन यहां लिख भी देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कह रहे मीनार के 5 बिंदु से, ये मीनार का 5 बिंदु है, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, और ये जो भवन है और ये मीनार, ये जमीन है, हवा में तो लटकेगी नहीं, जमीन पर खड़ी है। शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो हमें दे रखा है 30, ठीक हो गया। और भवन के बाद बिंदु से, ये भवन का 5 बिंदु है, भवन के बाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री। तो हमसे बोला यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, अगर ये जो हमारा मीनार है ये 50 मीटर लंबा हो, तो हमें बताना है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी। ये जो भवन है, माना भवन की ऊंचाई h है, ये हमें निकालनी है। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि दोनों भवन के बीच की दूरी क्या होगी, मतलब मीनार और भवन के बीच की दूरी क्या होगी। तो मैंने मान लिया कि वो x होगी। प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है। इसका नाम मैंने a दे दिया, इसका नाम मैंने b दिया, इसका नाम मैंने c दिया, इसका नाम d दिया। ऐसा 2 प्रश्न आएगा जिनमें से एक प्रश्न हमको बोर्ड एग्जाम में करना होगा इस चैप्टर से, बड़े नंबर में। सिंपल सा लॉक कॉन्सेप्ट है, प्रश्न पढ़ना है, चित्र बनाना है, ठीक है। बड़े नंबर का 2 समकोण त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। दोनों समकोण त्रिभुज को हल करो, आपको आपके उत्तर आराम से मिल जाएंगे। तो देखो दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, ये पता है और ये हमें निकालना है, मतलब क्योंकि ये हमें निकालना है और पता, संबंध किसमें लगा दें? जो निकालना है और जो पता है। अभी ये हमें निकालना, फिलहाल ये हमें पता नहीं और ये भी नहीं पता है। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि 2 समकोण त्रिभुज बन रहे होंगे, उसमें आपको वो भुजा लेनी पड़ेगी जो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हो। आप ये वाला त्रिभुज लोगे और आप ये वाला त्रिभुज लोगे, दोनों में ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये लेना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। यहाँ 90 अंश टोटल, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या होती है? कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? आधार, ठीक है। सो देखो यहां से क्या हो जाएगा, हमें ये पता है ए बी, और हमें ये दोनों में लेना ही पड़ेगा, उभयनिष्ठ भुजा है, बट्टे बी सी। और आप जानते हैं लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ये सूत्र आप जानते हैं। यहां से होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो लंब बट्टे आधार है, ये लंब है और ये आधार है। लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है इस वाले त्रिभुज में? 60 डिग्री, ठीक। मान रखेंगे ए बी का मान कितना है? 50, बी सी का मान x, और tan 60 का मान √3। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया। आगे हल कर दें तो ये देखो, ये वाला इधर आ जाएगा और √3, 50 से कम 50, और √3 जो त्रिकोण है इधर के बट्टे में आ जाएगा। तो x का मान क्या आएगा? 50 √3 मीटर। यानी कि जो भवन है और जो मीनार है उनके बीच की जो दूरी होगी वो 50 बट्टे में √3 होगी। ये हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, क्या पता एग्जाम में पूछ भी दे कि भवन और मीनार के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। अब आ जाएंगे दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज डी सी बी में, ठीक है। डीसीबी में देखो भाई, ये हमें निकालना है और ये भी हमने पता कर लिया है, सब में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा डीसी बट्टे में बीसी। ये भी वही है। देखो दोस्त, ये कौन है? कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये 90 अंश है पूरा, 90 अंश के सामने वाली भुजा ये क्या होती है? कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार।
तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। और थीटा क्या है हमारे इस वाले त्रिभुज में? 30 है। मान रखेंगे। तो डीसी का मान हमने एच माना है और बीसी को हमने एक्स माना है। 30 का मान होता है 1/√3। एक्स एक कम एक्स बट्टे में √3। हम क्या करेंगे अब? हम यहां से x का मान उठाकर यहां पर रख देंगे। x का मान कितना है? 50 √3 बट्टे में ऑलरेडी √3 है। ठीक है, तो √3 गुणा √3 सिर्फ 3, √ हट जाता है, तो 50/3 मीटर। यानी कि जो भवन की ऊंचाई होगी वो मीनार की ऊंचाई का 1/3 होगा। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा दावा है कि बोर्ड एग्जाम में या तो यही क्वेश्चन आएगा या इससे मिलता जुलता, यानी कि नंबर बदलेंगे, 50 की जगह 60 कर दे, है ना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर साल लगभग आ जाता है क्वेश्चन, हर साल। कह रहे हैं एक सीधा राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग है, मैंने बना लिया सीधा राजमार्ग। एक मीनार के पाद तक जाता है, एक मीनार है, ये हमारा मीनार है। ठीक है, मैं लिख भी दूं, ये हमारा मीनार है, मैंने चलो लिख भी दिया। हमसे क्या बोला है? एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहां पर एक आदमी खड़ा है, शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लो कि कार यहां पे थी, अवनमन कोण उन्नयन कोण सीधे संबंध होता है, ऊपर से नीचे देख रहा है, यहां से जब नहीं 30 डिग्री का अवनमन कोण हो रहा है। ठीक है, देखो जो नजर हमारी जितनी दूर जाएगी उतना कोण छोटा होगा, और नजर हमारी पास जितनी आती जाएगी हमारा कोण उतना बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जो कि मीनार के बाद की और एक समान चाल से चल रहा है। एक कार है यहाँ पर जो कि यहाँ से ना समान चाल से, यानी कि 50 की स्पीड से चल रहा है ना, तो 50 की स्पीड से ही चल रहा है, यानी कि पहले फिर 40 हुआ फिर 60 हुआ, ऐसा नहीं है। कार की स्पीड नियत बनी हुई है, इसी वजह से क्वेश्चन आसान हो जाता है। जो कि मीनार के पाद इस तरफ आ रहा है, ठीक है, कार की डायरेक्शन इस तरफ है। 8 सेकंड बाद, 8 सेकंड कार वाले यहां था, 8 सेकंड बाद यहां आ जाता है कार का जो अवनमन कोण है वो 60 हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समय, कि भैया यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जबकि यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 8 सेकंड लगते हैं, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में। ठीक है ना, ये प्रश्न में दे रखा है। कहीं पे भी डाउट हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देखें, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पुरानी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, वन शॉट, सब कुछ करा रखा है, मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब करा रखा है। प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब ये क्वेश्चन देखो, मैं बहुत ही सिंपल बना दूंगा, क्योंकि कार की स्पीड सेम बनी हुई है, जो समय और दूरी में जो संबंध होगा ना, जो यहां पे लग रहा है वही यहां पे भी लगेगा। तो मैं क्या करूंगा ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मैं x मान लूंगा, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मैं y मान लूंगा, और इस दूरी को मैं h मान लूंगा। आप कहोगे सर दूरी क्यों मान रहे हो, हमें तो समय निकालना है। देखो, अगर समय दूरी में बात आ जाएगी ना तो वही बात समय में हो जाएगी, क्योंकि जो कार की स्पीड है वो मेंटेन है। ठीक है ना, गड़बड़ नहीं रहा है, एक समान चाल से चल रहा है। ठीक है, तो जो संबंध समय का और दूरी का इसमें है ना, वही संबंध समय और दूरी का इसमें हो जाएगा। तो मैं वही संबंध निकालना चाहता हूं, क्या है। ठीक है, तो मैं नाम देता हूं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु है। मैंने अभी आपको बोला था दोस्त, प्रश्न को पढ़ो, एक चित्र बनाओ, दो समकोण त्रिभुज बन रहे होंगे, उनको हल करो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल ही जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। अब देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज, छोटा वाला ले लें, DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में। तो देखो, ये हमें दोनों में ये चीज फिक्स है और ये हमें निकालना है, तो इन दोनों में संबंध लगाएंगे।
तो डीसी बट्टे बीसी, देखो कोण के सामने वाले भुजा लंब और ये हो गया आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है टेन थीटा, और थीटा हमारा है 60। मान रखो डीसी का मान h, बीसी का मान y, और टेन 60 का मान होता है √3। तिरछी गुणा कर देंगे, h बराबर हो जाएगा √3y, h बराबर क्या हो जाएगा √3y। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज डी सी ए में, ये दोनों में है, ये लेना ही पड़ेगा और ये हमें निकालना है, ठीक है ना, यहां से तो ये हो जाएगा डी सी बट्टे ए सी। तो लंब कोण के सामने वाली बुद्धि कोण 30 है, ये लंब और ये पूरा हो गया आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है टेन थीटा, थीटा हमारा है 30। आगे हल कर दें, डीसी को हमने h माना है और ये क्या है यहां से यहां तक की दूरी x प्लस वाई, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, तिरछी गुणा करेंगे, x प्लस वाई एक कम x प्लस वाई, और ये हो गया √3h। हमें h का मान ऑलरेडी मालूम है, यहां पर हम h का मान रख देंगे। तो देखो मैं h का मान रखूंगा √3 और h का मान है √3y। h का मान रख दे √3 गुणा 3 सिर्फ 3 हो जाएगा, और इस तरफ हमारा x प्लस वाई ऑलरेडी है, प्लस का वाई उधर के क्या हो जाएगा माइनस के वाई, तो x बराबर हो जाएगा 2y, और y क्या हो जाएगा x/2। मुझे यही चाहिए था कि x और y में क्या संबंध है। देखो दूरी में संबंध निकाला हमने, जो y है ना वो x का आधा दूरी है, आधा दूरी है, तो समय में भी वही बात होगी, क्योंकि कार जो यहां से यहां तक चल रहा है वो एक समान चाल से चल रहा है, तो जो संबंध समय का और दूरी का यहां है वही संबंध यहां पे भी होगा। तो यहां लिख देंगे सिंपल भाषा में, समय की तुलना पर, ठीक है जी, समय की तुलना पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना y, और y बराबर है x/2। x मुझे प्रश्न में दे रखा है 8 सेकेंड, 8 हो गए 2 चौके 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। ठीक, कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देखिए, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो बहुत, देखो जो नई एनसीईआरटी बुक है ना उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ये नहीं कि कोई से भी उठा के रख दिया, नहीं, जो जैसे क्वेश्चन नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर जो नई मॉडल पेपर आई है उसके आधार पर जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वही क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है, ये नहीं कि कोई से भी डाल दिया वीडियो बनाने के लिए, ऐसा नहीं है भाई, एक्सपीरियंस बोलता है, ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा ही नहीं जो बोर्ड एग्जाम में ना है, क्या फायदा उसका। ठीक, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेते हैं, माना जैसे एग्जाम में लिखना है ना वैसे लिखवा रहा हूं, ठीक है, माना कि मोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है, ये हमने मान लिया, यानी कि मोहन बड़ा है पुत्र छोटा हुआ उससे, ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो यहां आ जाओ प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार क्या है, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद कितनी होगी, अभी x से बाद में मतलब जुड़ जाता है,
पूर्व में घट जाता है, ये है। और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y+5, ठीक है ना। अभी जितनी है उसमें 5 हम जोड़ देंगे, ठीक। फिर क्या हो जाएगा प्रश्न अनुसार, तीन गुनी हो जाएगी, ये बोला था ना। तो जो यहां ये बाप है और इस तरफ बेटा है, तो जो गुना होता है वो छोटे वाले में होता है, फिर बराबर लग जाते हैं। जो हमेशा गुना होगा ना उसमें छोटे, देखो ये बाप है ये बेटा है, तो बाप 3 गुना है। अगर एक तरफ सपोज करो, मैं आपको दिखा देता हूं, एक तरफ 3 लिखा हुआ और एक तरफ 1 लिखा हुआ, बराबर करने के लिए ये देखो, ये 3 छोटे वाले में गुना होगी ना, तो ये बाप है ये बेटा है, बराबर करने के लिए छोटे वाले में जितना गुना होगा उससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 3 से गुणा कर दिया। अब x और y को एक तरफ लाओ, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया, और ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का, तो x - 3y बराबर यहां आ जाएगा 10। समीकरण नंबर 1, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए दूसरे वाले, द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक है जी, द्वितीय शर्त में हमसे यह बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, पहले में पूर्व में क्या होता, घट जाता है। अभी उसकी आयु x है, तो 5 साल पहले क्या होगी, 5 घटा देंगे। ऐसे उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व, पुत्र की आयु y में से 5 क्या होगा, घट जाएगा प्रश्नानुसार। ये बाप है और ये बेटा है, तो 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो छोटे वाले में किससे गुणा कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा x - 5, 7 से गुणा करेंगे 7y, 7 × 5 = 35, प्लस के 7y इधर आके माइनस का हो गया, और माइनस के बाद इधर आके प्लस का 5, x - 7y, और यहां से आ जाएगा -30। ये हमें हमारा द्वितीय शर्त से दूसरा समीकरण मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, x और y के मान आ जाएंगे जो कि हमें निकालने हैं, ठीक है ना। तो हल करते हैं। क्या समीकरण 1, किसी को भी ऊपर रख सकते हो, x - 3y बराबर है 10, और यहां पर है x - 7y बराबर है -30, ठीक है। और समान चिन्ह है, प्लस प्लस, समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाने पर नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, प्लस माइनस कटा, 7 में से 3 घटाएंगे 4y, 30 में 10 जोड़ेंगे 40, ठीक है। ये 4 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में 4 कम 4, पीछे से 0, तो y का मान आ जाएगा 10, ठीक है। यानी कि जो पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष है, ठीक। अब हमें दूसरा निकालना है, y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान है 10, ठीक है, माइनस के 70, माइनस के 70 उधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 70, 30 घटाओगे तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 40। यानी कि जो मोहन की वर्तमान आयु है वो 40 वर्ष है, और पुत्र की जो वर्तमान आयु वो 10 वर्ष है। आराम से बन गया, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मेरे विचार में ये 6 नंबर में सन आएगा ही आएगा।
क्वेश्चन छाट के लेके आया हूँ, ठीक है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। पहले में क्या बोल रहा है कि जो थेल्स का प्रमेय है, प्रमेय 6.1 जो है उसको सिद्ध करना है और फिर उस प्रमेय का प्रयोग करते हुए उस प्रश्न को हल करना है। दोनों काम करोगे। पहला वाला जब प्रूफ करोगे तो उसके 4 नंबर मिलेंगे, और इस प्रश्न को जब आप हल करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में? मैं आपको कॉपी में लिख के देता हूं, इस साल थेल्स का प्रमेय बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्रूफ में, ये दावा है मेरा, दावा, ठीक है। अगर ना है ना तो फिर नाम बदल देना मेरा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में कुछ बचा नहीं है। एनसीईआरटी बुक को कम करने के बाद सिलेबस को, यही चीज है। पहली बार बोर्ड एग्जाम हो रहा है इस साल नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, तो ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ये मेरा इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस बोल रहा है कि इस साल ये प्रमेय प्रूफ करने के लिए आएगा ही आएगा, जिसको मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो में बना रखा है, जिसकी लिंक्स मैंने डाल दी डिस्क्रिप्शन पे। छठे चैप्टर में मिलेगा आपको प्रमेय 6.1 और 2, दोनों को प्रूफ करा रखा है उस वीडियो में, जाके जरूर देख लेना। ये प्रमेय आपको प्रमेय रटने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ प्रमेय याद करना पड़ेगा, नहीं भाई, प्रमेय याद नहीं करना पड़ेगा, प्रूफ को करना पड़ेगा। देखो ये लिखा हुआ है, प्रमेय लिखा हुआ है पूरा 6.1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि हमारे पास अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, इन दो रेखा को विभाजित करने के लिए इसके समांतर की रेखा अगर खींची जाती है, बीसी, इसको नाम दे दो डीई, ठीक है, और ये रेखा अगर समांतर होती है, यदि डीसी समांतर हो बीसी के, तो थेल्स पर में जिन थेल्स वाले जो मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या किया, जो एडी बट्टे डीबी होगा थेल्स पर में के अनुसार, यही आपको प्रूफ करना है। एडी बट्टे जो डीबी होगा किसके बराबर होगा, एई बट्टे ईसी के। ये चीज आपको प्रूफ करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना, ठीक है। इसको जब प्रूफ करोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। उसके बाद फिर उस प्रमेय के आधार पर इस प्रश्न को सरल करना है, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न में देखो, फिर प्रश्न में क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी के, ये जो भुजा इसके समांतर है। हमें एडी दे रखा है 4, फिर डीबी दे रखा है x-4, ये दे रखा है x-4, ईसी दे रखा है 3x-19 है, ये अच्छा ये यार्ड दे रखा है, यार्ड दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रश्न में कैसे लिखोगे, चूंकि डीई समांतर है बीसी के, तो थेल्स प्रमेय अनुसार थेल्स के प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा, एडी बट्टे डीबी किसके बराबर हो जाएगा, एई बट्टे में ईसी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे एडी हमें दे रखा है 4, डीबी दे रखा है x-4, ये दे रखा है 8, और ये दे रखा है 3x-19। सो देखो दोस्त, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ऊपर ऊपर कट जाता है, तिरछी गुणा करो। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही होता है, तो ये आ जाएगा 3x-19। अब इसको गुणा कर दो, 2x 2 चुके 8, क्या करना होता है, x को एक तरफ लाओ, प्लस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 2x, और ये माइनस का 19 इधर आके प्लस का 19, और यहाँ पहले से ही माइनस के 8 उपस्थित है। 3x में से 2x घटाओगे 1x बचेगा, 19 में से 8 घटाओगे तो 11 बचेगा। x का मान कितना होगा दोस्त, 11। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था हमने इसको। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुलक और माध्यिका दिया होगा, क्योंकि ऑप्शन आएगा दो में से कोई एक करना होगा, या फिर बहुलक या फिर माध्य दिया होगा, दोनों में से एक करना होगा। लेकिन क्वेश्चन दो जरूर आएंगे बड़े नंबर में, माध्य माध्यिका बहुलक आएगा ही आएगा एग्जाम में। और इकलौता चैप्टर आपका 8 नंबर 10 नंबर का आने वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से तैयारी कर लेना। कह रहे निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बहुत ही आसान है, बहुलक का सूत्र आपको पता होगा, सूत्र याद होना चाहिए, एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2, ये हमारा सूत्र होता है। देखो दोस्त, ये जो बारंबारता इसे हम क्या कहते हैं, F कहते हैं, फ्रीक्वेंसी F से दर्शाते हैं। जब भी हम बहुलक निकालेंगे या माध्यिका निकालेंगे, हमें पहली चीज नोटिस क्या करनी है, वर्ग अंतराल। सबसे पहले चीज नोटिस करने वाली वर्ग अंतराल, 5 से 15, 15 पे समाप्त हो रहा है तो 15 से शुरू हो रहा है, सही बात है। 25 पे खत्म हो रहा है, 25 शुरू हो रहा है। 35 से खत्म हो रहा है, 35 से शुरू हो रहा है। जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको पहले वर्ग अंतराल को ठीक करना होगा। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसे प्रश्न अगर आपको करने तो प्रश्नावली 14.3 में आपको मिल जाएंगे, जो मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं। ठीक है, वहां जाके आप देख लीजिएगा। अब ये तो बात चलो सही हो गई, वर्ग अंतराल ठीक है हमारा। अब आप कहोगे सर ये F1 कहाँ है, F0 कहाँ है, F2 कहाँ है, तो आपको क्या करना होता है ना, सबसे बड़ी बारंबारता ढूंढनी है। यहाँ पर सबसे बड़ी 21, 23, 23 सबसे बड़ा है, तो ये जो 23 है ना, इसको हम F1 कहते हैं, और इसके बाद वाले को F2 कहते हैं, और इससे पहले वाले को F0 कहते हैं। ठीक, जहां से आपने सबसे बड़ा ढूंढा उसी के ऊपर जाओ। तो ये जो वर्ग अंतराल है इसे हम कहते हैं बहुलक वर्ग। इसे क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग। क्या पता 1 नंबर में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, ऐसा एक आंकड़ा दिया आप बोले बहुलक वर्ग क्या बताओ। ठीक, तो बहुलक वर्ग ये हो गया। बहुलक वर्ग की ये होती है निम्न सीमा। तो हमारे पास चूंकि करके लिखो, एल क्या है हमारे पास 35, ठीक, एच क्या है, इनके बीच का 45 में से 35 घटाओगे 10, बाकी F1 हमारे पास है 23, F0 हमारे पास 21 और F2 हमारे पास है 14। सभी मान को उठाओ और इस सूत्र में रख दो। ठीक है, सारे मान रखो। L का मान है 35, F1 का मान है 23, F0 का मान है 21, H का मान है 10, 2F1 23 दूनी, डॉट का मतलब यहाँ गुणे से है। ठीक है, F0 का मान है 21 और F2 का मान है 14। ओके, अब यहां आ जाइए, 23 में से 21 घटाओगे आ जाएगा 2, 2 ढाई 20, यहां से आएगा 46 और 21 और 14 35। ठीक, मैं आगे हल कर देता हूं। यहां पर 35 ऊपर है 20, 46 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 11, 11 से भाग दो 20 में, 11 एकम 11, घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, 10 लगाएंगे 0 आ जाएगा, 11 अट्ठे 88, घटाएंगे तो 2 आ जाएगा 0, 11 एकम 11 फिर से, तो दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। 35 प्लस 1.81, इसको ढंग से जोड़ के लिखना हो। 35 को मैं लिख दूं 35.00, दशमलव के नीचे दशमलव जोड़ना तो आपको आता ही होगा। तो हमारा जो बहुलक हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा 36.81। कितना आ जाएगा, 36.81। कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। हो गया, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, अगर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो दो संख्या है तो एक बड़ी होगी एक छोटी तो होगी। माना
बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या हमने मान ली y, जो कि हमें ज्ञात करनी है। फिर आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार हमसे ये बोला जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर मतलब बड़े वाले संख्या का वर्ग में से जब छोटे वाले संख्या का वर्ग घटाओगे तो 180 आएगा। प्रश्न में दे रखा है बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या के वर्गों का जो अंतर है, अंतर में बड़े से छोटा घटेगा हमेशा। ये बड़ा है ये छोटा है, कितना है 180 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाइए द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में यह बोला गया है छोटी संख्या का वर्ग, ठीक है, क्या बोला गया है, छोटी संख्या क्या y है, छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना। अब मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर के मान को उठाकर यहां रख दूंगा, ठीक, फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे एग्जाम में लिखा है ना बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं, एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे लिखना है एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। तो वाई स्क्वायर का मान हम यहां रख देंगे। तो पहला हमारे पास तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मान 8x है और उस तरफ है 180, प्लस का 180 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 180। अब ये द्विघात समीकरण बनके रेडी हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, हल करना है। अब देखो दोस्त, यहां गुणज में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना, और आप जानते हो कि भैया इसकी गुणा ना इसके साथ करते हैं, तो 1 गुणा 180 तो आ जाएगा 180। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पे 180 आए, और ये चिन्ह देखते हैं घटाने पे कितना आना चाहिए 8, तो वो दो संख्या कौन है 18 और 10, 18 था 180, 18 में से 10 को घटाओ 8 आ जाएगा। तो देखो 18 घटाने का चिन्ह क्या है 10, माइनस की 180, ठीक। अब हमें क्या करना है, माइनस अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब यहां से एक जोड़ा, यहां से एक जोड़ा, ठीक। फिर क्या है देखो, इस यहां से x ओपन स्टार है तो 2 से 1 बाहर निकालेंगे, 1 बचेगा, यहां से 18 बचेगा, प्लस का चिन्ह, यहां 10 का आहा दोनों में चला जाएगा, 10 बाहर निकालेंगे, x बचेगा, 10 कम 10, 10 88। देखो जो 2 बार है उसको हम 1 बार लेंगे गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उपनिष निकालना था चिन्ह के साथ वो दूसरे वाले ब्रैकेट में ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार 0 मानेंगे और इसको एक बार 0 मानेंगे। यदि x प्लस 10 बराबर 0 तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। और जब x का मान तुम यहां रखोगे, क्योंकि तुम्हें y क्या मिलने का अंडर रूट में आ जाएगा 8x, और जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो मान वास्तविक मान नहीं देता है। तो x का मान जो अगर माइनस का 10 में यहां रखूं तो ये y का मान हम निकाल नहीं सकते वास्तविक मान, इसी वजह से ये जो मान्य है ये हो जाएगा अमान्य, x का मान माइनस का 10 नहीं हो सकता। तो दूसरी कंडीशन हमें ये लेनी पड़ेगी, यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो माइनस का 18 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 18, यानी कि जो दूसरा आंसर सही होगा x बराबर 18 ही लेना पड़ेगा। जो बड़ी संख्या है वो 18 ही, x का मान 18 यहां रख देंगे यहां पर, ठीक। तो 8 18, थोड़ा आगे हल करें, जगह नहीं है ना यहाँ पर, तो देखो 8 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, 18 को लिख सकता हूँ 9 गुणा 2,
4 का वर्गमूल 2 का जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, 9 का वर्गमूल 3, 4 तिया 12। तो जो छोटी संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी, और जो बड़ी संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी, 18 होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दूसरे शब्दों में भी वो आपसे पूछ सकता है प्रश्न में। हमारे पास क्या बोला, एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र है, मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O है। किसी बाह्य बिंदु से, मैंने बाह्य बिंदु P ले लिया, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, केंद्र पे अंतरित कोण क्या होता है, संपूरक होता है। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, संपूरक मतलब क्या होता है, जब हम दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 है, उसे हम संपूरक कहते हैं। जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 उसे हम पूरक कोण कहते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण P प्लस कोण A 180 के बराबर है, यानी संपूरक सिद्ध करना है। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। हम जानते क्या है, प्रमेय 10.1 से तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो कि भैया जब ये हमारा स्पर्श रेखा है और ये हमारी त्रिज्या है तो इसके बीच में ना 90 अंश का कोण बनता है। सेम चीज यहाँ है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, इसके बीच में कितने अंश का कोण बनेगा, 90। इस वाले ना बिंदु को मैं A बोल देता हूँ, इस वाले बिंदु को B बोल देता हूँ। तो हमारे पास जो कोण A है और जो कोण B है, दोनों के दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब जहां जरूरत पड़ेगी इनका हम प्रयोग करेंगे। कहीं पे भी डाउट हो ना तो वीडियो को दोबारा देख लेना। अब आ जाओ इसमें, ये क्या है, PAOB, ये एक चतुर्भुज है, तो हम लिखेंगे चूंकि PAOB एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360, इसलिए कोण P चारों कोणों का मान कितना होगा, 360 होगा। ठीक है भैया, अब मान रखो P का मान नहीं पता, A का मान 90 है, A और B का मान 90 है ना, O का मान नहीं पता, B का मान 90 है। ठीक है जी, आराम से बन गया। अब P और O को एक साथ में रखो, 90 90 180 हो गया। प्लस का 180 उधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस का 180, तो P प्लस O कितना आ जाएगा, 180। और हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। आराम से बन गया। बताइए, कहीं पे भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो प्रश्न में, आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। कोई डाउट, ये प्रश्न छाटे हुए प्रश्न है और इन्हीं में से क्वेश्चन देखना कितने सारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का जो माध्य है, आपको माध्य दे रखा है 62.8, समस्त बारंबारताओं का जो योग है वो 50 दे रखा है। इन सबको जोड़ोगे तो ना 50 के बराबर आएगा। बारंबारता F1 और F2, ये जो F1 है और ये जो F2 है, इनका मान हमें निकालना है। मस्त क्वेश्चन है, मस्त। तो माध्य की बात कर रहा है, और जब भी माध्य निकालने के लिए ऐसे कुछ मिसिंग टर्म दे दे तो सबसे आसान विधि होती है
प्रत्यक्ष विधि, आपको वही लगाना है, किसी और विधि में मत चले जाना, फिर क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, क्या फायदा। बोर्ड एग्जाम में अगर एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, उसको बचाने की चेष्टा करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बारंबारता एफ दे रखा है, एक्स और एफ हो जाएगा यहां पर, देखते हैं। एक्स एक्स और यहाँ कॉलम बन जाएगा एफ एक्स, बारंबारता के लिए एफ। देखो ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता को हम एफ से दिखा दें, वर्ग चिन्ह एक्स हमें निकालना पड़ता है और फिर हमें एफ और एक्स की गुणा करनी होती है, ये कॉलम है। सो देखो दोस्त, बहुत आसान होता है एक्स निकालना। एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। सब में यही काम होता है, दोनों को जोड़ो आधा करो। तो देखो सब में 20-20 का अंतर है, तो जब एक निकल गया तो 20-20 जोड़ दे जाओ, तो ये वाला आ जाएगा 30, 50, 70, 90, 110। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी, ये चीज हो गया। अब हमें क्या करना है, एफ और एक्स की गुणा करनी होती है। ये 50, ये हो जाएगा 30F1, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 70F2 और ये हो जाएगा 9 7 63, 11 8 88। अब क्या करना है, सिग्मा, देखो जो माध्य का सूत्र होता है ना, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। प्रश्न में ना हमें माध्य ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है, 62.8। अब हमें एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ एक्स। तो देखो ये हो गया, अंक देख लो पहले, 0 0 0 0, तो ये हो गया 0, हासिल देखो फिर कुछ नहीं है, 5 0 5 5 और 3 8, हासिल कुछ नहीं है, ठीक। अब यहां आ जाओ, 5, देखो 8 और 6 14, 14 और 5 19, 1980 प्लस यहां आ जाएगा 50, 50 क्यों बोल रहे हो यार, 30 F1 प्लस 70F2, ठीक है, ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। कैलकुलेशन तो होगी, गुणा भाग जोड़ घटाना हमको करना पड़ेगा, और सिग्मा एफ कितना है हमारे पास, 50, प्रश्न में ही दे रखा है, इन सबको जोड़ोगे तो 50 आएगा, ये प्रश्न में दे रखा है, ये मैं नहीं बोल रहा। अब गुणा करो, देखो गुणा करेंगे 5 से, 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, ठीक, और 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल लगा 1, 5 छंग 30 और 1 31, पीछे से 0, दशमलव कितने स्थान के बाद, एक स्थान के बाद, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा 1980, और यहाँ आ जाएगा 30F1 70F2, ठीक। सो देखो यहाँ से घटाओ, 3140 में से 1980 घटाना है, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, ठीक। हाँ फिर इसने हासिल 10 देगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है, और यहां से 1 बचेगा, 1160 आ जाएगा, और इस तरफ कितना है 30F1 70F2, ये समीकरण आ गया F1 और F2 में। आपको सर F1 F2 का मान कहां से आ गया, कहां से आया, आप तो आपने तो निकाला ही नहीं, ठंड रखो भाई, आप ही करेंगे। इतना हो गया, इतना उतार लीजिए पहले, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो जब तक F1 और F2 में हमें और एक समीकरण नहीं मिलेगा तब तक हल होगा ही नहीं भाई। मैं भगवान थोड़ी ना जादू मंत्र करूंगा, ले भाई जा हल हो जा, ऐसे थोड़ी ना हल होता है। हमें और एक समीकरण बनाना पड़ेगा किसी भी स्थिति में, तब जाके वो हल हो पाएगा। अच्छा भैया यहां तक तो आप उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है,
इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अब देखिए प्रश्न में हमें बोल रखा है ना, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो 50 आ रहा है। भैया सबको जोड़ना 50 आ रहा है ना, तो देखो यहां से 5 और 10 15 और 8 और 7 कितना होता है 15, 15 15 30। तो यानी कि यहां से अगर देखा जाए 30 प्लस F1 प्लस F2 किसके बराबर है, 50 के बराबर। तो देखो F1 प्लस F2, ये प्लस का 30 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 20। तो ये समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। समीकरण 2 हमें मिल चुका है, समीकरण 1 हमें मिल चुका है। अब भैया विलोपन विधि लगाना है, क्योंकि हमें तो हटाना है F1 या फिर F2 है। 30 है, अगर हम F1 को हटाना चाहते हैं तो यहाँ 30 है, तो इसमें 30 से गुणा करना पड़ेगा विलोपन विधि। ठीक, तो समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से ये हमारे पास ऑलरेडी है 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 1160। उसमें जब 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 F1 प्लस 30 F2 और 3 दूनी 6, 30 से ना पीछे से 2 0, समान चिन्ह पे क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, कटा 70 में से 30 घटाओगे 40 F2, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 और 11 में से 6 घटाओगे 5, F2 प्लस का 40 इधर आ गया, सॉरी गुणे में 40 इधर आ गया, बट्टी में आ गया, काटो 4 1 4, 4 चक्कू 16। F2 का मान कितना आ गया 14, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था। F2 का मान निकल चुका है। अब हमें F2 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देना है। F2 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो समीकरण लिख लो एक बार, तो F1 प्लस F2 20 है, F1 का मान हमें निकालना है और F2 का मान 14 है। प्लस का 14 इधर के माइनस का 14 हो जाएगा, तो 20 में 14 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6। तो F2 का मान कितना होगा 6 होगा। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है 6 नंबर पर और एग्जाम में आ सकता है। ऐसा ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, खोज के देख लो, पढ़ने पलट के देख लो, नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये मस्त क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इस साल पूछा जा सकता है बड़े नंबर में। ठीक है, कहीं पे डाउट हो, कहीं पे दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रश्न एक या तो 4 नंबर में आएगा, ये वाला मोस्ट प्रोबेबली ये 4 नंबर में ही आएगा, 6 नंबर में नहीं आएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। आप सोचोगे सर आपने वीडियो का टाइटल लिखा 6 नंबर, आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो? भाई एक आध क्वेश्चन इधर हो जाते, लेकिन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया बड़े बड़े नंबर में, 4 नंबर में, 3 नंबर में। 6 नंबर में थोड़ा मुश्किल है, क्या पता दे भी दे 6 नंबर में, बोर्ड वालों को हम कुछ कह नहीं सकते। चलिए अब हम क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। अगर बोर्ड्स पे टीचर बन जाता ना तो मस्त कॉपी चेकिंग होती है। कई बार ऐसा देखा गया है ना, बच्चा पेपर पूरा अच्छा हल करता है, लेकिन वो जैसा हल करता है ना उसको वैसे नंबर नहीं मिलते। तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, इसमें टीचर की गलती है। कई बार टीचर पता है कैसे कॉपी चेक करता है, ऐसे कॉपी लेगा, पढ़ेगा भी नहीं भाई क्या लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है, ऐसे कॉपी का पेज होगा ना, तुमने जो भी लिखा होगा तो वो ऐसे आएगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर दे देगा, सारा सही भी मार रहा है और 2 नंबर भी दे रहा है। ये थोड़ी ना कोई बात होती है। मैक्सिमम टीचर क्वेश्चन में तुम क्या लिख रहे हो पढ़ता नहीं है भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी तुम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छा ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन पे बहुत अच्छा ध्यान देना है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, देखो आपने जो चीज बनाई है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करोगे तो जो खरीदार आएगा दूर से देखेगा, अरे यार मजा नहीं आ रहा, देखने के अजीब लग रहा है, भले ही बहुत टेस्टी हो, लेकिन वो आपका टेस्ट नहीं करेगा, वो ऊपर से चला जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही क्वेश्चन है, हमारे पास सारा नॉलेज है, हमने सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप उस चीज को ढंग से नहीं रखोगे, परोसोगे नहीं ढंग से,
तो एग्जामिनर क्या करेगा, सोचेगा अरे इसने ऐसे ही कर दिया, खिचड़ी पका रखी है, ऐसा करके 2 नंबर डाल के चला जाएगा, पूरा नंबर नहीं देगा। तो प्रेजेंटेशन में ध्यान दो हमेशा। अगर मैथ की बात करें तो क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है ये लिखना है, और क्वेश्चन का सोल्यूशन बीच में करो। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर डब्बे में बंद करो, ठीक है। हर जगह प्लीज टर्न ओवर रखो, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करो, ठीक है। मैथ की कॉपी कैसे लिखे, इस पर मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देखें। और बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या है कि साफ साफ सुंदर लिखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करना है। जैसे नीला नीला लिख रहे हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको काले कलम से लिख दो, तो एग्जामिनर की नजर तुरंत उस पर पड़ेगी, तो देखिएगा हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये मेन पॉइंट है। ऊपर पूरा पढ़े ना पढ़े, वो काला हेडिंग अगर आप उसको दिखा दोगे ना तो पूरा नंबर दे देगा आपको, ठीक है। कभी भी आंसर बहुत लंबा नहीं लिखना है, एक तरफ से शुरू कर रहे हो एक तरफ में खत्म करो, नहीं। थोड़े ही वर्ड आपके पास हो चलेगा, लेकिन एकदम करेक्ट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपको आंसर पता है उसको हेडलाइन करके दिखाओ, ताकि एग्जाम की नजर उस पर तुरंत पड़े, ये चीज ध्यान रखना। बड़े भाई एक दोस्त के नाते आपको बोल रहा हूँ, अच्छे नंबर ही आएंगे फिर आपके बोर्ड एग्जाम में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, बहुत लेक्चर हो गया। कह रहे ये दी गई आकृति में, ये आकृति में हमें ये दे रखा है कि जो पी एस बट्टे एस क्यू है, पी एस बट्टे एस क्यू किसके बराबर है, पीटी बट्टे टी आर के बराबर है। और हमें ये बोल रखा है कि जो पी एस टी कौन है, पी एस टी मतलब पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना आसान क्वेश्चन है। सो देखो सबसे पहले अगर आपने वास्तव में कुछ पढ़ रखा है ना, तो यहां से आपको एक चीज नोटिस किया होगा आपने, अगर पढ़ रखा है तो। अगर आपकी तैयारी बेकार है तो ये कहां से क्या आ रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज जो बोलता हूँ वो दिल पे लो आप, मैं तो कहता हूँ दिल पे लो, और दिल पे लेके मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, तभी जाके आप कामयाब बन पाओगे, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे लिखना है, दिया है, क्या दिया है, पी एस बट्टा एस क्यू किसके बराबर है, पीटी बट्टे टी आर। कुछ स्पेशल नोटिस किया आपने, क्या दे रखा है, पी एस बट्टा एस क्यू किसके बराबर है, पीटी बट्टा टी आर। अभी आपने मैंने क्वेश्चन भी कराया इस पर आधारित, अगर ऐसा होता है तो आपने पढ़ा होगा प्रमेय 6.2 से, मैं 6.2 से। ये स्थिति तभी संभव होती है जब ये वाला और ये वाली भुजा आपस में समांतर होती है। एस टी समांतर किसके हो, क्यू आर के, ठीक। एस टी समांतर किसके होगा, क्यू आर के। अब भैया जब एस टी समांतर क्यू आर हो जा रहा है, कक्षा 6 में आ जाओ, अब कक्षा 10वीं से छठे में ले जा रहा हूं। अगर ये समांतर रेखा है, प्रश्न में बोल दिया ना, हमने समांतर प्रूफ भी कर दिया, तो यहाँ पे जो कोण बनता है और यहाँ पे जो कोण बनता है वो बराबर होता है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है यहाँ पे भी वही कोण बनता है, बनता है कि नहीं बनता है बताओ, बनता है ना। तो उसी चीज का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो पी एस टी क्या हो जाएगा, यहां से कोण पी एस टी, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है कोण पी क्यू आर के बराबर होगा। इतना ही ले रहा हूं मैं फिलहाल, एक से ही काम चल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये समीकरण है, और हमें प्रश्न में दे रखा है भाई, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। ये कोण और ये कोण पी एस टी इसके बराबर है, समीकरण 1/2 से। समद्विबाहु दिखाना है ना, तो दो भुजाओं को बराबर दिखाना है, तभी हम समद्विबाहु प्रूव कर पाएंगे। तो ये चीज इसकी तुलना करोगे, ये वाला इसके बराबर आ जाएगा, कोण
पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर क्यू के। ठीक है, यानी कि ये कोण इसके बराबर हो गया, पी क्यू आर किसके बराबर है, पी आर क्यू के। तो ये कोण इसके बराबर है। त्रिभुज एक ही है, किसी त्रिभुज में संगत दो कोण अगर बराबर दिखा देते हो तो उनकी संगत दो भुजा आपस में बराबर हो जाती है। कक्षा 9 में पढ़ा है आपने, है कि नहीं। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि पी क्यू भुजा इसके बराबर हो जाएगी पी आर के। अब जब दो किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगी, समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्न पेपर दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो इस वीडियो का इसे लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, इसके बाद बाकी पार्ट भी डिस्कस करेंगे ना। एक वीडियो में बहुत लंबा बनाएंगे तो आप बोर भी हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा करके अगर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी हम और भी करेंगे, कई सारे पार्ट इसके आने वाले हैं, इसके लिंक्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। क्वेश्चन क्या बोले, एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है, एक बहुमंजिल भवन है, ये बहुमंजिल भवन है। शिखर से देखने पर, मैं लिख भी देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाना, ये बहुमंजिल भवन है। ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने करा रखा है पार्ट 1 में, हाँ करा रखा है। बहुमंजिल भवन शिखर से देखने पर, क्वेश्चन में लिख देता हूं, आप कर लेना। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में करा रखा है। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन पढ़ के चित्र भी बना दे रहा हूं, हो सके तो इसका सॉल्यूशन आप खुद ट्राई करना। पहले नहीं होता है तो इसकी जो पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया ना, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा, तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा गया है बहुत बार। ये बहुमंजिल भवन है, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर, ये एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। ये जमीन पे खड़े हैं, ये कितना है, ये 8 मीटर है, इसके समांतर ले लिया, ये 8 मीटर है, तो यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। ठीक, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल भवन है। एक बहुमंजिल के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के जो अवनमन कोण है, इसके जो अवनमन कोण है वो कितने हैं, 30, शिखर के 30 और तल का अवनमन कोण 45 है। तो आपसे क्या बोल रहा है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई में h मान लूंगा। तो बहुमंजिल की भवन अगर ऊंचाई निकालनी है, h में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, 8, और भवन और बहुमंजिल भवन के बीच की दूरी ये x, ये निकालना है आपको, x भी निकालना है आपको, ये भी निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है। इसको आप नाम दे दो A B C D E। ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे होंगे, उसको हल कर लो बस। देखो, एक समकोण त्रिभुज आपका यहां बन रहा होगा, ये वाला लेना, और एक समकोण त्रिभुज यहां बन रहा है, इसको लेना। दोनों को हल करोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, करके देखना, हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो पार्ट 1 में मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी करा रखा है, जाके देख कर लेना। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, वीडियो के ऊपर दोबारा देखें। देखो, जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो आपको ये सारे क्वेश्चन तुच्छ मुच्छ लग रहे होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, कि आराम भरोसे हो कि बोर्ड एग्जाम से पहले 15 दिन पढ़ लूंगा, 10 दिन पढ़ लूंगा, कई यूट्यूबर्स है ना आके बता देते वायरल पेपर यही आएगा पेपर में, तो अगर इनके भरोसे हो तो फिर तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। हमेशा कॉन्सेप्ट पे जोर लगाना चाहिए। अगर हमारी जड़ मजबूत होगी तो कितना ही बड़ा आंधी या तूफान आए, चाहे वो टेस्ट एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, फर्क नहीं पड़ेगा, हम वैसे के वैसे खड़े रहेंगे और एग्जाम में फोड़ के आएंगे। लेकिन अगर आप जड़ ही आपकी मजबूत नहीं है, आपने पूरे साल पढ़ नहीं रहे हो, कॉन्सेप्ट पे क्लियर नहीं है, तो हल्की सी हवा आएगी और आप धड़ाम से गिर जाओगे। ठीक है, तो अभी भी बहुत समय बाकी है, पढ़ाई नहीं की है तो शुरू से करो। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझा रखा है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।